मेरा यह वीडियो राजा और राजमुकुट पे है। ब्रिटेन में राजा का पद अत्यंत प्राचीन है और इतिहास के विभिन्न चरणों में संवैधानिक विकास के फलस्वरूप राजा की स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ है उतना अन्य किसी पद में नहीं हुआ है। प्राचीन काल का राजा, शक्तिशाली राजा, आज अपनी वास्तविक शक्तियों को खो चुका है। राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो चुका है। राजा वह व्यक्ति होता है जो एक समय विशेष में राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। दूसरी ओर राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे राजा अपने मस्तक पर धारण करता है। राजमुकुट धारण करने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में ब्रिटिश राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राज्य की सारी शक्तियों का वास्तविक रूप में उपभोग करता था, लेकिन राजा को ये शक्तियाँ राजतिलक होने के साथ ही प्राप्त हो जाती थी। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि राजतिलक करने के बाद राजमुकुट धारण करने का अधिकारी राजा होता है। शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है, परंतु संवैधानिक दृष्टि से यह शासन का वह साकार रूप है जिसमें विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। इसलिए राजा जब मुकुटधारी बनता है तो उसे स्वतः ही उन सब शक्तियों के प्रयोग का अधिकार मिल जाता है जो राजमुकुट में निहित है। प्राचीन और वर्तमान स्थिति में अंतर यही है कि पहले राजमुकुटधारी राजा वास्तविक शक्तियों का स्रोत था, जबकि आज वो नाम मात्र की शक्तियों का उपयोग करता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के हाथ में चली गई हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए वर्तमान समय में राजा वो केवल राजमुकुट धारण करता है, मगर उसकी सारी शक्तियाँ वो राजमुकुट में समाहित हो गई हैं। और राजमुकुट का मतलब होता है राजा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और संसद से। वर्तमान समय में राजमुकुट ही सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में सामने आया है। प्राचीन काल में राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उस समय सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु राजा रहता था। लेकिन 17वीं सदी के प्रारंभ में, अर्थात महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के समय में, राजा और संसद के बीच अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और कालांतर में राजा की संपूर्ण शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथ में चली गईं और उसकी शक्ति शून्य हो गई। किंतु मंत्रिमंडल राजा के नाम से ही सारा कार्य करने लगा। इस प्रकार राजा कानून का स्रोत तो रहा, किंतु कानून बनाने का कार्य संसद करने लगी, जबकि न्यायिक कार्य या संपूर्ण न्यायिक कार्य राजा को परामर्श देने वाली प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा किया जाने लगा। इस प्रकार अंत में सम्राट से अभिप्राय केवल उस व्यक्ति विशेष से रह गया जो इस पद पर आसीन रहता है, और यह कहा जाने लगा कि सभी शक्तियाँ राजमुकुट में हैं, न कि राजा की। वर्तमान समय में राजमुकुट का अर्थ है राजा प्लस प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद प्लस अन्य प्रशासनिक अधिकारी प्लस संसद। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजा एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होती है, जो शक्ति शून्य है। वह केवल राज्य का औपचारिक प्रधान मात्र होता है। राज्य के किसी मामले में, चाहे वो विधायी मामला हो या प्रशासकीय हो या न्यायिक कार्य हो, वहाँ वह कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सारी शक्तियाँ राजमुकुट में समाहित हो गई हैं और मुख्य रूप से अगर देखा जाए राजा की स्थिति एक नाम मात्र शासक की है, जो कि सारा कार्य वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और वह केवल परामर्श का अधिकार रखता है, प्रोत्साहन का अधिकार रखता है एवं चेतावनी का अधिकार रखता है। बस यही उसके अधिकार मात्र हैं। इसलिए वह किसी भी, चाहे वह विधायी मामला हो, चाहे वह प्रशासकीय मामला हो या न्यायिक क्षेत्र हो, कहीं भी वो कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है।
राजा और राजमुकुट में सबसे पहला भेद ये है कि राजा एक व्यक्ति, राजमुकुट एक संस्था। कहने का मतलब ये है कि राजा जो है वो एक व्यक्ति होता है जो राजपद को सुशोभित करता है, वहीं राजमुकुट एक संस्था है जो कि शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वहीं राजा एक नाम मात्र प्रधान होता है, एक व्यक्ति होता है, और राजमुकुट एक संस्था होती है जो कि सर्वशक्तिमान होती है। राजा तथा राजमुकुट का दूसरा भेद जो है वो राजा अस्थाई और राजमुकुट अस्थाई। राजा अस्थाई होता है क्योंकि व्यक्ति होने के नाते वो जन्म लेता है, मरता है, उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, वो स्वयं भी सिंहासन से त्यागपत्र दे सकता है। वहीं राजमुकुट एक संस्था है, वो ना कभी जन्म लेती है और ना उसकी कभी मृत्यु ही होती है। इस संबंध में ब्लैकस्टोन ने कहा है कि राजपद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा का पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि राजा अस्थायी है और राजमुकुट एक अस्थायी संस्था होती है। राजा तथा राजमुकुट का तीसरा भेद है राजा वैयक्तिक एवं राजमुकुट सामूहिक। राजा का रूप वैयक्तिक है तथा राजमुकुट सामूहिक है। राजमुकुट एक बहुल कार्यकारिणी है जिसके अंतर्गत संसद, मंत्रिमंडल तथा लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अतः राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, जबकि राजा एक व्यक्ति होता है और उसका रूप जो है वो वैयक्तिक होता है और वो एक व्यक्ति के रूप में जो है कार्य करता है। वहीं राजमुकुट एक सामूहिक संस्था होती है और उसके अंतर्गत या राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। राजा और राजमुकुट में अगला भेद है सम्राट शक्तिहीन और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। प्राचीन समय में राजा अधिक शक्तिशाली था और राजमुकुट कम, परंतु वर्तमान समय में राजा की शक्ति शून्य हो गई है। उसके पास अब कोई शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता, विदेश नहीं जा सकता, राजनीतिक विषयों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकता, केवल निष्पक्ष चेतावनी दे सकता है। मंत्रिमंडल राजा के अनुभव से परामर्श लेकर लाभ उठा सकती है। यहाँ तक कि एडवर्ड अष्टम को 1936 में राज सिंहासन छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, क्योंकि वह उस महिला से शादी करना चाहते थे जिसे मंत्रिमंडल ब्रिटेन की रानी मानने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट की स्थिति शक्तिहीन है और राजमुकुट के ही द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं और वो एक सर्वशक्तिशाली संस्था के रूप में इंग्लैंड में विद्यमान है। इस प्रकार राजमुकुट से तात्पर्य राजा, मंत्री एवं संसद के योग से है, अर्थात राजमुकुट का अर्थ वहाँ पर संपूर्ण सरकार से है और राजा का मतलब एक व्यक्ति से होता है और वह जो है इस समय सर्व शक्तिहीन है। प्राचीन काल में राजा को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, वो बहुत अधिक शक्तिशाली था, परंतु धीरे धीरे राजा की शक्तियों में निरंतर ह्रास होता गया और आज राजा की शक्तियाँ जो है एकदम समाप्त हो गई हैं। राजा की शक्तियों को कम करने में जन आंदोलन और संसदीय कानूनों दोनों का विशेष हाथ रहा है। जन आंदोलन के फलस्वरूप मैग्ना कार्टा या बृहत अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो कानून का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अधिकार याचना पत्र, पिटिशन ऑफ राइट्स के द्वारा राजा पर यह अंकुश लगा दिया गया कि वह न तो मनमाने ढंग से लोगों को जेल में डाल सकेगा
और न ही संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई कर लगा सकेगा। वहीं अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह न तो देश के प्रचलित कानूनों को निलंबित कर सकेगा और न ही उसे समाप्त कर सकेगा। राजा की वैयक्तिक शक्तियों के क्षीण होने के साथ ही साथ राजमुकुट की शक्तियां बढ़ती गई, क्योंकि जो शक्तियां राजा से छीनी गई वो जनता को हस्तांतरित हो गई और उनका प्रयोग उसके प्रतिनिधियों द्वारा राजमुकुट के माध्यम से किया जाने लगा। और आज राजा की शक्तियां जो है एकदम से क्षीण हो चुकी हैं और राजमुकुट की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो है राजा को केवल बस 3 अधिकार प्राप्त हैं। वो केवल चेतावनी देने का अधिकार प्राप्त है, उसे परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है और उसे प्रोत्साहन देने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा राजा को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। उसकी सारी शक्तियाँ अब राजमुकुट में समाहित हो गई हैं और राजमुकुट के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है।